आजमगढ़ जिले के रोडवेज के पास स्थित एक होटल में मौजूद परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि रोडवेज के बेड़े में साल 2024 के अंत तक 5,000 नई बसें शामिल हो जाएंगी, जिससे आवागमन और सुचारू हो जाएगा। परिवहन मंत्री ने शुक्रवार की रात करीब 1 बजे इस होटल में पहुंचे थे। शनिवार को मुलाकात के दौरान यह जानकारी दी। दयाशंकर सिंह ने कहा कि 5,000 नई बसें खरीदी जा रही हैं। इसमें से 2,000 बसों का टेंडर हो चुका है, जबकि 3,000 बसों का टेंडर प्रक्रिया चल रही है। परिवहन मंत्री ने कहा कि आजमगढ़ डिपो में 2 बस डिपो चलता है, जिसमें आजमगढ़ डिपो और डॉक्टर अंबेडकर डिपो शामिल है। ऐसे में यहाँ एक डिपो हाईवे की तरफ शिफ्ट किया जाएगा। इसके लिए जगह की तलाश की जा रही है। इसके लिए डीएम आजमगढ़ को पत्र भी भेजा जा चुका है। परिवहन मंत्री ने कहा कि आजमगढ़ में नया आरटीओ भवन बनाया गया है, जिसमें कार्यालय शिफ्ट हो चुका है। यहां पर डीएल बनवाने वालों की ट्रेनिंग सेंटर भी सक्रिय हो चुका है। सभी काम ऑनलाइन हो रहा है। वहीं सुल्तानपुर में आभूषण की दुकान में हुई करोड़ों की लूट में शामिल एनकाउंटर में मारे गए बदमाश मंगेश यादव के एनकाउंटर को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने फेक बताते हुए जाति देखकर एनकाउंटर करने का आरोप लगाया है। इस सवाल के जवाब में मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव जाति की राजनीति करते हैं, जबकि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है। मंगेश यादव आभूषण की दुकान में घुसकर गोली चलाते हुए लूट कर रहा था। पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद है। इसके बाद भी सपा इस पर राजनीति कर रही है। एक सवाल का जवाब देते हुए परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि भाजपा जिन 10 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हो रहे हैं, उन सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगी। विपक्ष का जनता सफाया कर देगी। मठाधीश और माफिया में अंतर नहीं। अखिलेश यादव के इस बयान पर प्रधानमंत्री ने कहा है कि यह तो वैसे ही बात हुई कि दिन और रात में कोई एक कर दे। कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में माफिया ही सरकार चलाते थे। उन्होंने अमेरिका में राहुल गांधी के दिए बयानों की भी निंदा की। भाई उसको 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 उस पर इनाम घोषित होता जा रहा है। वो समर्पण नहीं कर रहा है, वो भाग रहा है। तो उसको आकर समर्पण करना चाहिए ना, पुलिस के सामने करना चाहिए, न्यायालय के सामने करना चाहिए। उसने नहीं किया तब तो मुठभेड़ हुआ। तो ये कहना और भी बहुत सारी जातियों के लोग मुठभेड़ में मारे गए, क्यों नहीं अखिलेश यादव जी बोले? एक यादव मर रहा है तो चिल्लाने लगे। तो ये जातिवादी राजनीति कर रहे हैं। और जातिवाद से ऊपर उठें, देश और प्रदेश के बारे में सोचें और कानून का राज स्थापित होने दें। वो जंगल राज न बनाए। उनके समय में जंगल राज था और लोग यहाँ से पलायन कर रहे थे। आज दुनिया से लोग भारत में, उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। सर, एक और उनका विवादित बयान आया जो मठ और माफिया में अंतर नहीं, मठाधीश और संत, मतलब संत नाराज हैं उनके बयान से। तो अब आप स्वयं सोचिए कि संत और माफिया दोनों को एक कर रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं कि अब इस पर हम लोग क्या बोल सकते हैं? इस पर कोई दिन और रात को एक कर दे तो इस पर आदमी क्या कर सकता है? कोई देखिए, रात भी वही है जो दिन है। भाई रात में दिखता नहीं है, दिन में जो है सबको दिखता है। तो संत और अपराधी एक ही बता रहे हैं। तो ये तो आप स्वयं आकलन करिए, प्रदेश की जनता आकलन करे, देश की जनता आकलन करे। हम लोग क्या तो घर जाते हैं और संतों को माफिया बता रहे हैं। जितने अपराधी थे, आप देखिए, उनके पार्टी के कोई सांसद था, विधायक था, और अब अपराधियों के ही बल पर सरकार चलाते थे। तो सर, जैसे राहुल गांधी की जातिगत जनगणना, वो उसी पर अटके हुए हैं, आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। देखिए, संसद में भी हमारे अनुराग ठाकुर जी ने राहुल जी के लिए कहा कि जिसको स्वयं जाति के पता नहीं, वो दूसरे की जाति जनगणना की बात करता है। पूरा देश ने देखा। आप हमसे क्यों पूछ रहे? जब राष्ट्रीय स्तर के नेता इस पर बयान दे चुके हैं तो हम लोग को नहीं बोलना है। तो सर, अमेरिका जाके वो फजीहत कराते हैं देश की, आरक्षण पर कहते हैं खत्म कर देंगे, और यहाँ लोकतंत्र नहीं है, नहीं तो वहाँ एक भाजपा की 240 क्या एक सीट भी नहीं आती। इस देश पर सबसे ज्यादा शासन किसने किया है? कांग्रेस पार्टी ने। राहुल गांधी जी को कौन रोका था इस देश में? कोई भी जो उनको अच्छा लगता था कि ये देश के लिए अच्छी चीज़ है, तो उसको उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए था। भाई मोदी जी तो अभी 10 साल ही सरकार चलाए। उसके पहले सरकार किसने चलाया सबसे ज़्यादा? उन लोगों ने ही चलाया। कोई उनको रोका था? इस देश की समस्या तो उन लोगों ने ही पैदा किया। यदि ये सब चीज़ें कर दिए होते तो आज मोदी जी को करने की जरूरत नहीं थी।
सर, जो 10 विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, क्या भाजपा के लिए बहुत बड़ी चुनौती है? कोई चुनौती नहीं। भारतीय जनता पार्टी 10 को 10 सीट जीतेगी। लेकिन लोकसभा का जो रिजल्ट आया, लोकसभा का रिजल्ट आप एक रिजल्ट की आप लेके चल रहे हैं। आप 14 से लगातार क्यों नहीं देख रहे हैं? 14 में कौन जीता? अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, उनको पता ही नहीं चला। 17 में वो मुख्यमंत्री थे, प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी बनी, इसकी बात आप क्यों नहीं कर रहे हैं? अपने घोर विरोधी बहुजन समाज पार्टी को, जो पूर्व और पश्चिम कहा जाता है, दोनों लोग मिल करके भी लड़े तो मोदी जी की लहर को नहीं रोक पाए 2019 में, इसकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं? 2022 में वो कहते थे कि 400 सीट हम पाएंगे और 3 सीट में पूरे विपक्ष पाएगा। प्रचंड बहुमत से जोगी जी फिर से सरकार में आए, 38 सालों के बाद कोई सरकार रिपीट हुई जोगी जी के नेतृत्व में, इसकी बात आप क्यों नहीं कर रहे हैं? एक बार गलती से लोगों को भ्रम में डाल करके उन्होंने कुछ सीटें ज्यादा प्राप्त कर ली, उनको खुद आकलन नहीं था और उनके प्रत्याशी भाग रहे थे चुनाव लड़ने से, वो खुद लड़ने में भाग रहे थे। आप देखिए कितने प्रत्याशी उनके बदले गए, लेकिन एक उन लोगों ने भ्रम फैलाई देश के अंदर कि संविधान बदल जाएगा, मोदी जी 400 सीट पाएंगे तो आरक्षण खत्म कर देंगे। इस तरह की झूठ बोल करके उन्होंने कुछ सफलता प्राप्त कर ली। तो गांव में कहावत है कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, और बीजेपी मोदी जी और जोगी जी के नेतृत्व में लगातार 4 चुनाव जीती, और ये एक बार झूठ बोल करके लोगों को भ्रम में डाल करके ये उन्होंने, आप बताइए, जब सपा और बसपा एक थी उस समय जो बसपा का वोट था वो सपा को नहीं मिला, सपा का वोट था वो बसपा को नहीं मिला। इस बार आप देखें कि बसपा का वोट भी कांग्रेस और सपा को मिला। ये केवल झूठ बोल करके आरक्षण समाप्त कर देंगे, ये संविधान बदल देंगे, तो ये झूठ बार बार नहीं चलती है। आप देखेंगे 10 की 10 सीटें जनता समझ चुकी है इनकी झूठ को, और इसलिए मोदी जी और जोगी जी के विकास पर वोट मिलेगा और 10 को 10 सीट भाजपा जीतेगी। मायावती, देखिए, ये उन लोगों के व्यक्तिगत पार्टी का मामला है, कोई किसी से समझौता कर सकता है, लेकिन ये सच्चाई है कि दोनों की वैचारिक अलग अलग है। मानवर काशीराम जी ने बसपा बनाई, उनका एक अलग विचारधारा थी। मुलायम सिंह जी ने समाजवादी पार्टी बनाई, उनकी अलग विचारधारा थी। और राजनीति में लाभ के लिए कभी कभी लोग अपने सिद्धांतों से समझौते करते हैं, नहीं तो बताइए, समाजवादी पार्टी की उत्पत्ति कांग्रेस के खिलाफ में हुई। माननीय मुलायम सिंह जी जीवन भर संघर्ष करते रहे, लाठी डंडा खाए, आपातकाल में जेल गए, और उनका बेटा जो है उनकी पार्टी को उसी कांग्रेस के गोद में दे दिया। तो मानवर काशीराम जी भी एक विचारधारा के लिए एक बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा किए, और ये लोगों ने एक सत्ता के स्वार्थ के लिए 2019 में एक हो गए, जबकि दोनों को पूर्व और पश्चिम कहा जाता है, दोनों की विचारधारा अलग अलग है। लेकिन कभी कभी राजनीति में होता है कि आदमी जो है विचारधारा को तिलांजलि देकर के सत्ता के लिए एक होता है, ये लेकिन ये सफल नहीं होता है। ठीक, थैंक यू।